हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर स्टडी अड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रमोशन पॉलिसी पे आप वीडियो बनाएं, कि जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद इंटरनल प्रमोशन कैसे होता है और कैसे हम एक छोटी सी जॉब से आगे तक कैसे बढ़ सकते हैं, उस बारे में आप हमें बताएं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपका डीआर से एमआर में प्रमोशन कैसे होता है। डीआर का मतलब होता है डेली रेटेड एम्प्लॉय और एमआर का मतलब होता है मंथली रेटेड एम्प्लॉय। ठीक है, डीआर मतलब डेली रेटेड, इसका मीन्स है जो वर्कर्स डेली वेजेस में काम करते हैं वो डीआर के अंदर आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? जैसे मशीनिस्ट आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, फिटर आता है, टर्नर आता है, वेल्डर आता है। ठीक है, जो भी HEMM ऑपरेटर जितने भी होते हैं वो सब डीआर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बेसिक मिलता है या उन्हें जो पेमेंट मिलती है वो डेली रेटेड मिलती है। ठीक है, डेली वेजेस की मिलती है। और एमआर क्या होते हैं? वो होते हैं मंथली रेटेड। इसमें आते हैं आपके फोरमैन इंचार्ज। ठीक है, तो जो भी अकाउंटेंट हो गए, ये सब लोग किस में आते हैं? एमआर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है मंथली वेजेस में। ठीक है, इसलिए वो एमआर के अंदर। तो अब अपन देखते हैं कि डीआर से अपना प्रमोशन एमआर तक अपन कैसे पहुंच सकते हैं। आज मैं सिर्फ एक पोस्ट के बारे में बात करूंगी, दैट इज़ मशीनिस्ट। ठीक है, कि मशीनिस्ट ग्रेड डी में जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद फोरमैन ग्रेड A1, ये एक मशीनिस्ट की सबसे हायर रैंक होती है। आप यहाँ तक प्रमोशन के थ्रू पहुँच सकते हैं, इंटरनल जो प्रमोशन होता है। ठीक है, तो एक मशीनिस्ट जो ग्रेड डी में ज्वाइन किया था वो एक फोरमैन ग्रेड A1 तक कैसे पहुँच सकता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक अलग अलग पोस्ट के बारे में बात करूं और हर एक अलग अलग क्राइटेरिया बताऊं, जैसे फिटर का है, उसका टर्नर का है, वेल्डर का है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें इसका और भी चाहिए वीडियो। और जितने भी ज़्यादा लाइक आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे कमेंट आएंगे, जिस चीज़ पे बनाने पे, मैं उस पे बनाऊंगी। कैसा है क्या है, मैं उसके बारे में एक बार समझाऊंगी। तो आज तो अपन देखते हैं मशीनिस्ट का। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये एक मशीनिस्ट का फॉर्मेट है प्रमोशन पॉलिसी का। चलिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं किस चीज़ का क्या मतलब है और कैसे प्रमोशन होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कैडर स्कीम फॉर EP मशीनिस्ट एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन का मतलब होता है कि जो भी मशीनरी से रिलेटेड जो भी वर्कर्स होते हैं वो सारे एक्सकवेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर आपने जैसे मशीनिस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी और फिर आप कैसे प्रमोट होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपकी ज्वाइनिंग होगी कैटेगरी E में। अगर बोला जाए तो कब तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप कैटेगरी E में क्यों रहेंगे? क्योंकि वो आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, जिसे हम ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो 1 साल जैसे ही आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया, अब आप कैटेगरी D के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आपका प्रमोशन किस में हो जाएगा? कैटेगरी D में। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन कैटेगरी C में हो तो आपके पास 3 साल का कैटेगरी D का, किसका? कैटेगरी D का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब आप कहाँ पे आएंगे? कैटेगरी C में। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी B में, किस में? कैटेगरी B में आपका प्रमोशन हो तो आपके पास 3 साल का कैटेगरी C का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? कि आप कैटेगरी D में 3 साल तक एज अ मशीनिस्ट वर्क कर चुके हों। ठीक है, अच्छा, ये DPC का क्या मतलब है? DPC का मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ठीक है, जो इस प्रमोशन का जो मोड है वो क्या है? DPC मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ठीक है, अब आप चाहते हैं जैसे आपका कैटेगरी D में हुआ, कैटेगरी C में आने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैटेगरी D में। ठीक है, कैटेगरी C से कैटेगरी B में आने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैटेगरी C का। कैटेगरी B से कैटेगरी A में आने के लिए आपको चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस कैटेगरी B में। मतलब 5 साल तक आप कैटेगरी B में अगर आप काम कर चुके हैं तो आपका प्रमोशन कहाँ पे हो जाएगा? कैटेगरी A में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन। ये जो डेजिग्नेशन दिया हुआ है आप लोग का, EP मजदूर, EP हेल्पर। ठीक है, अच्छा, ये मजदूर और हेल्पर क्या होते हैं, मैं इनके बारे में बात। ये मजदूर में किसकी ज्वाइनिंग होती है? आपकी ज्वाइनिंग, जैसे आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपकी ज्वाइनिंग
मज़दूर में नहीं होगी। किसकी ज्वाइनिंग मज़दूर में होती है? एज अ मज़दूर। जैसे कि अनुकंपन नियुक्ति होती है तो उन लोगों की ज्वाइनिंग एज अ मज़दूर होती है, ठीक है। और जैसे कि जिनकी ज़मीन आ जाती है तो वो लोग जो खरीदते हैं तो उनके एक जॉब मिलती है उन लोग को, तो उनको एज अ मज़दूर ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, वो नॉन ITI होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास ITI हो, ठीक है। तो फिर उनको वो कहाँ तक प्रमोटेड होते हैं, वो कैसे प्रमोटेड होते हैं? अगर जैसे आप एक मज़दूर एज अ मज़दूर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्रमोटेड होंगे कैसे? हेल्पर बनेंगे। कब? जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा एज अ मज़दूर, ठीक है। तो आप कहाँ के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे? हेल्पर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कैटेगरी D में आना है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटेगरी E का, ठीक है। नॉन ITI और ITI, नॉन ITI इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो मज़दूर होगा वो ज़रूरी नहीं कि उसने ITI किया हो, तो इसलिए। और जब ये यहाँ पे कैटेगरी D में आ चुका है तब इसके पास इतना 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो ITI के इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ITI और ITI, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि एज अ मज़दूर कौन ज्वाइन करता है, वो कैसे प्रमोट होके आता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम देकर जाते हैं वो कहाँ ज्वाइनिंग करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, वो कैसे प्रमोट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरी A आपको मिल चुकी है, उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो प्रोजेक्ट लेवल पे होगा। प्रोजेक्ट लेवल का क्या मतलब है? अगर प्रोजेक्ट में सीट अवेलेबल हैं तो आपका प्रमोट किया जाएगा। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे मज़दूर है तो उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक क्या होगी? कैटेगरी A, ठीक है। ये कैटेगरी A तक ही जाएगा, ठीक है। और जैसे जो मशीनिस्ट है उसकी हाईएस्ट पोस्ट क्या होगी वो अपन आगे देखेंगे। तो जैसे इसने कैटेगरी A तक क्वालिफाई किया, इसके बाद इसका प्रमोशन कहाँ पे होगा? एज अ फोरमैन, ठीक है। एज अ फोरमैन हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है? मस्ट बी मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट और ITI सर्टिफिकेट इन फिटर, डीजल, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशन दी हुई है ये ऑलरेडी आप क्वालिफाई करके आए हो। जो कैटेगरी A तक पहुंचा है तो उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, तब वो कैटेगरी A तक पहुंचा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर प्रमोशन, जो अपन ने पीछे देखा है। शुड हैव द 6 years expenses as senior EP mechanic in excavation category A in excavation workshop और field, ठीक है। मतलब एज अ कैटेगरी ए में वर्क करते हुए आपको 6 साल अगर हो गए हैं, आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है कैटेगरी ए में वर्क करते हुए, तो अब कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? अब आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फोरमैन, ठीक है। आपका सिलेक्शन कहाँ होगा? अब कहाँ पे आप प्रमोट होंगे? एज अ फोरमैन। अब अगर आप चाहते हैं फोरमैन से फोरमैन इंचार्ज बनना तो आपके पास क्या होना चाहिए? शुड हैव द 4 years एक्सपेंसेस एज फोरमैन इन एक्सकवेशन वर्कशॉप और फील्ड। मतलब आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फोरमैन। क्या बनने के लिए? फोरमैन इंचार्ज में प्रमोट होने के लिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। उसके बाद अगर आप उसमें प्रमोट होना चाहते हैं फोरमैन इंचार्ज में ही ग्रेड A1 में, ठीक है। जो फोरमैन था वो ग्रेड B में था, फोरमैन इंचार्ज हुए आप, ग्रेड A मिला आपको। अब अगर आप चाहते हैं ग्रेड A1 मिले तो आपके पास क्या होना चाहिए? शुड हैव द 4 years, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ग्रेड A में वर्क करते हुए एज अ फोरमैन इंचार्ज, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आप एज अ मशीनिस्ट ज्वाइन करते हैं कैटेगरी D में तो आप कहाँ तक प्रमोट होकर जा सकते हैं? DPC के थ्रू, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के थ्रू आप कहाँ तक प्रमोट होकर जा सकते हैं? फोरमैन इंचार्ज तक, ठीक है। ये हाईएस्ट रैंक होती है किसकी? मशीनिस्ट की, ठीक है। और अगर आप एज अ मज़दूर ज्वाइन करते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? आप कैटेगरी D तक, ठीक है, सॉरी कैटेगरी A तक। तो ये थी फुल प्रमोशन पॉलिसी कि आप कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, DR से MR तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका वेजेस बनेगा ना वो मंथली वेजेस बनेगा। ये जो स्कीम है ये मंथली वेजेस पे होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप और कुछ चाहते हैं कि मैं जैसे मैंने मशीनिस्ट का बनाया है वैसे मैं फिटर, वेल्डर, टर्नर पे भी बनाऊं, उनके बारे में बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और जिस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है।
चलिए फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।